डिफेंस से मिल रहे हैं तो किस तरह की गुफ्तगू हुई होगी। अगर वो आर्मी चीफ होते हुए भी अमरीकी वजीर खारजा से मिल रहे हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, तो फिर उसकी अपनी अहमियत है। फिर वो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, जो कि सियासी उमूर के शोबे की हेड भी हैं, आसिम आपको रोक के पाकिस्तान जी एम्बेसी के भाई ये दौरा तो खत्म हो जाएगा, फिर आप डबल रोटी छोड़ के चपातियां और नान खाने हमारे पास ही आएंगे, तो इतने ताल्लुकात तो रखे ना हमारे साथ। जनरल साहब यहाँ पर हैं, आप ये तो कहेंगे वो हैं, आप ये भी नहीं कहते हैं। दिस इज इनसेन, दिस इज रिडिकुलस, दिस इज सो 9th सेंचुरी इफ नॉट 19th सेंचुरी। मैंने आज सेंटकॉम को भेजा कि भाई आपकी जनरल साहब से मीटिंग हुई, जो कि हम सबको पता था कि होगी, लेकिन हमें बिल्कुल ब्लैकआउट किया गया था। वहां पे हमने उनको, मतलब मुझे इन्होंने भी भेजा, मुझे पता है अनवर साहब ने भेजा, स्टेट डिपार्टमेंट को भेजा, हमने डिफेंस डिपार्टमेंट को भेजा, हमने सेंटकॉम को भेजा, हमने एनएसए को भेजा। एक लाइनर आया लेकिन जवाब आया, उसको एक्नॉलेज किया गया। मतलब कि आप ये समझें कि वो तो यहाँ पे है ही नहीं है। भाई कैसे ना समझे ना, जब दूसरी साइड बता रही है कि जनाब उन्होंने ये बातें की हैं, लेकिन हमने उनसे वाजिद अब कोऑर्डिनेशन भी नहीं है, मतलब आप फोन कर रहे हैं, कोई फोन नहीं उठा रहा आपका। और वो जो तस्वीरें, जो विजुअल्स, मासूम बच्चे, तो हमें ये भी देखना होगा कि कहीं हम बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज ना हो जाएं इस जंग में, और अपने बच्चों को कहीं इसको कहीं ना कहीं में एक स्टॉप लगाना होगा, पहली बात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो हैं प्रोग्राम में वाजिद अली सैयद हैं, जियो न्यूज़ और द न्यूज़ में आर्टिकल भी लिखते हैं। अनवर इकबाल साहब हैं डॉन से, और अनीस फारूकी साहब हैं कनाडा टोरंटो से। आर्मी चीफ की आमद हुई यहाँ पर, और आने के बाद एक सवालों का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन जवाब जो है उस तरह नहीं मिले जिस तरह मिलने चाहिए थे। सबसे पहले वाजिद के पास जाऊंगा, और वाजिद के पास जाने से पहले आपको एक क्लिप दिखाऊंगा, और उस पे वाजिद ने आर्टिकल भी लिखा है, तो उस आर्टिकल के बारे में पूछेंगे। जी, क्लिप देखिएगा। The Pakistani army chief is in Washington seeking U.S. support against alleged terrorist safe havens in Afghanistan. What kind of support is the U.S. willing to offer Pakistan, and will drone strikes be considered? So I'm not going to comment with respect to his meetings, other than that generally speaking, we look forward to partnering with the Pakistani government on regional security and defense cooperation. We have taken a number of steps to partner with them this year on anti-terrorism activities. In March, the United States and Pakistan held a high-level counterterrorism dialogue to discuss the shared terrorist threats facing our two countries, and to develop strategies to cooperate in critical areas such as border security and countering the financing of terrorism. And we fund several counterterrorism capacity building programs in Pakistan focused on law enforcement and justice, and we look forward to carrying out that work. जी वाजिद, आपने आर्टिकल लिखा था, मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन को बताएं इस जो आर्टिकल आपने लिखा है, पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन को किस तरह देखते हैं? देखिए जी, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। दूसरा ये है कि ये जब नए आर्मी चीफ आए हैं, हाफिज साहब आसिम मुनीर, तो ये उनका एक मेडन जो है ट्रिप था, और ये इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है कि एक अरसे के बाद कोई इस किस्म की इंगेजमेंट हो रही है जो पाकिस्तान और अमेरिका के एक हाईएस्ट लेवल के ऊपर हो रही है। हमने देखा कि जनरल बाजवा जाने से पहले यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी कुछ इंगेजमेंट्स की थी, लेकिन वो चूंकि आउटगोइंग थे, तो उस वक्त जो स्पेकुलेशन चल रही थी वो ये चल रही थी कि हो सकता है कि वो अपना टेन्योर को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, क्योंकि हर किस्म की जो एक्टिविटी पाकिस्तान के अंदर होती है वो अमेरिका पे भी डल जाती है। अगर कोई अच्छा हुआ तो तब भी अमेरिका ने किया, अगर खास तौर पे अगर बुरा हुआ तो वो तो खास तौर पे अमेरिका ने किया। तो उस पे इतनी उस्ताद नहीं थी जितनी अब इसके ऊपर है। तो लेकिन इस हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आपने देखा कि उन्होंने जो एंगेजमेंट्स की, उसके अंदर वो अमेरिका के बहुत आला ओहदेदारान के साथ मिले हैं, और जिसके अंदर मोस्टली आप ये नोट कीजिएगा कि सिविलियंस लीडरशिप है वो शामिल थे। मसलन अगर चीफ जो हैं सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं, तो वो भी एक सिविलियन अपॉइंटेड और इस वक्त सिविलियन रोल के अंदर हैं, तो उनके साथ मुलाकात हुई। ये याद रखिएगा कि उनकी एक पिछले 1 साल के दौरान जब से जनरल आसिम ने लीडरशिप संभाली है, तो एक फोन कॉल जरूर हुई, लेकिन उनकी जो अदरवाइज जो मीटिंग्स हुई थी वो सेंट्रल कमांड के साथ हुई थी।
सो अमेरिका आने के बाद उनका जनरल साहब को मिलना एज इन सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को मिलना, ये सिक्योरिटी के जो लोग हैं उनको मिलना, ये बहुत इम्पोर्टेंट था और लग यही रहा था कि वो पाकिस्तान की जो डायस्पोरा है उसके जो नोन लोग हैं उनको भी मिलेंगे, फिर थिंक टैंक के लोगों से भी बात होगी, तो आज उन्होंने थिंक टैंक से भी की। लग ये रहा है कि जब वो वॉशिंगटन में आए थे तो वो इन वन वे सबको नहीं मिल सके, फिर वो डिवाइड हो गया, फिर वो न्यूयॉर्क गए, न्यूयॉर्क में वो सेक्रेटरी जनरल को मिले, उसके बाद फिर कल वो सेंटकॉम में मौजूद थे, सेंटकॉम की लीडरशिप से मिले, जो उनकी बहुत अच्छा, ये सेंटकॉम की मीटिंग वाहिद मीटिंग थी जो मिलिट्री टू मिलिट्री थी, एज इन यूनिफॉर्म टू यूनिफॉर्म थी रादर देन यूनिफॉर्म टू सिविलियन। वो ही फिर उसके बाद वो वापस आए हैं, फिर उन्होंने आके यहाँ पर थिंक टैंक के लोगों से भी बातचीत की है। सो ये इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा बन जाती है इस लिहाज से भी कि जब भी बात की गई, और जो अपनी क्लिप भी सुनाया है उसके अंदर बार बार जब आप अप्रोच करते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी साइड से तो हमें बिल्कुल ब्लैकआउट, या जर्नलिस्ट को, मीडिया को बिल्कुल ब्लैकआउट किया गया था, तो जिनसे वो मिल रहे थे उनसे जब जब हमने, और हमसे मुराद मैंने, जो पाकिस्तानी मीडिया उन्होंने, मैंने भी की, अनवर भाई ने भी की, तो वहां से जो रिस्पॉन्स आता था वो वन लाइनर टू लाइनर ही रहा, और उसके अंदर ये रहा कि जी हम यही जो बात हो रही थी कि रीजनल सिक्योरिटी और जो डिफेंस कॉपरेशन है उसके ऊपर हम आगे बात को बढ़ाने के मुंतजिर हैं। अच्छा, मेरा उसका जो सब्सिक्वेंट क्वेश्चन वो ये बनता है कि क्या इससे पहले नहीं चल रही थी, और मुंतजिर होने का क्या मतलब है कि क्या एक पार्टी एग्री नहीं कर रही है। पर हर 2-3 सूरत के अंदर यह है कि इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट था कि एक लीडरशिप, एक इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करने वाली टॉप की जो लीडरशिप यहाँ पर थी, और वो उन लोगों से मिले, और यहाँ से जो रिस्पॉन्स ये था कि वो लुकिंग फॉरवर्ड टू कीपिंग ऑन दिस। अब जिस चीज को वो कीप ऑन करना चाह रहे हैं वो मुझे ये लगा है, और ये हो सकता है कि मुझे गलत लगा हो, लेकिन मुझे ये लगा है कि वो अफगानिस्तान सेंट्रिक है अभी भी, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो एक्टिविटीज हो रही हैं, जिस तरह हमारा समझा जाता था कि इन्फ्लुएंस है, लेकिन जिस तरह हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, लेकिन जिस तरह हमारे अगेंस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं उनको वहां पर सेंचुरी दी जाती है, और फिर वहां से क्रॉस बॉर्डर करके हमारे ही, ना सिर्फ सिटीज के अंदर, हमारे ही लोगों के अंदर, बल्कि हमारी सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस के ऊपर जिस तरह अटैक हुए हैं इन द लास्ट फ्यू वीक्स, के हर अदर वीक कोई ना कोई अटैक हो रहा था, और जिस तरह हमारे जवानों की वहां पर शहादतें हुई हैं, तो आई थिंक उस हवाले से पाकिस्तान शायद कोई एक, या पाकिस्तानी मिलिट्री लीडरशिप शायद कोई डिसीजन लेना चाह रही थी, और उसको यहाँ पर कन्वे किया गया होगा कि भाई दिस इज व्हाट वी वांट टू डू, व्हाटएवर दैट इज, वी डोंट नो व्हाट इट इज। चलें इसको कंटिन्यू करते हैं। मैं आसिम एक सवाल छोटा सा कर लूँ वाजिद भाई की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, कि हम जो इतलात कुछ यूँ भी आ रही हैं कि पाकिस्तान को काफ़ी अच्छा सपोर्ट का इंदिया दिया है अमेरिका ने, ख़ास तौर पे जो अफ़गान बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन होती है या बॉर्डर कंट्रोल की मेजर्स होती हैं उस पे, इसमें किस हद तक सच्चाई है? चलें इसको वाजिद से हम इसका जवाब लेंगे। पहले अनवर इकबाल साहब के पास चलते हैं। अनवर साहब, आपने आर्टिकल वगैरह भी लिखे इसके ऊपर, और आपकी एक यूट्यूब पे जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन थी वो बहुत ज़्यादा शेयर हुई और बहुत से ज़्यादा लोगों ने उसको मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे लगाया, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया को जिस तरह ब्लैकआउट किया गया था, और हम भी टेक्स्ट कर रहे थे, व्हाट्सएप कर रहे थे, कोई जवाब नहीं आ रहा था। तो आप ये जो मीडिया को ब्लैकआउट करने की वजह थी इसमें, और जिन लोगों से वो मिल रहे थे, जैसे कि वाजिद ने बताया, आपका क्या आइडिया है या तज्जिया है कि आखिर ऐसे कौन से फैसले होने जा रहे थे पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान? एक पिछले हमने काफी अरसे से देखा है कोल्ड वॉर की तरह था, कोई एक दूसरे से इतना ज्यादा आपस में लोग नहीं मिल रहे थे। तो क्या कहेंगे आप, आपका क्या तज्जिया इस मुलाकात के बारे में? मुलाकात के बारे में या मीडिया बॉयकॉट के बारे में? मीडिया के बाइकॉट, और उसके बाद ऐसी क्या चीजें हुई हैं जिससे कोई ऐसा बात शेयर नहीं कर रहा जिससे कोई ऐसी न्यूज निकल जाए जिससे इस पूरा जो दौरा है उसको कहीं नुकसान ना पहुंच जाए।
देखिए, जहाँ तक मीडिया बॉयकॉट का ताल्लुक है, तो ये जो दुनिया जहान की जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट होती हैं, उनका तरीका ये होता है कि वो ब्रीफ नहीं करती मीडिया को उसमें इन्वॉल्व नहीं करती। जब 2 आर्मी चीफ के दौरान जब गुफ्तगू होती है, जब किसी मुल्क के में कोई दिफाई समझौते होते हैं, जब कुछ हथियारों पे बातचीत होती है, जब किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्वमेंट या डिसएंगेजमेंट की बात होती है, वो खुफिया ही होती है और बहुत आखिर में जब फैसले पे पहुंचते हैं, जब कोई चीज यानी मीडिया के सामने लाई जाती है। एक तो पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि लेकिन हमारी मजबूरी है, हम मीडिया के लिए काम करते हैं, हमें रोज इन्फॉर्मेशन चाहिए जो हम किसी ना किसी तरह मैं और वाजिद रोज देते ही रहे। दूसरी बात ये थी कि ये दौरा था क्या, इसमें कामयाबी क्या थी और नाकामी क्या थी। अब हम अगेन हम जब जर्नलिस्ट के तौर पे सोचते हैं तो हम हेडलाइंस में सोचते हैं कि जी अमेरिका ने पाकिस्तान की हमायत का ऐलान कर दिया या अमेरिका ने पाकिस्तान की हमायत का ऐलान नहीं किया। और ये दोनों चीजें अमेरिका और पाकिस्तान दोनों इस चीज को अवॉइड करना चाह रहे थे कि इस दौरे में कोई ऐसी बात नहीं होनी थी जिसके नतीजे में कोई बहुत बड़ी बात सामने आती। इसमें 2 अहम चीजें थी। एक थी ऑप्टिक्स ये कि क्या इंप्रेशन मिले लोगों पे, क्या इसका इम्पैक्ट बने कि एक पाकिस्तान के आर्मी चीफ आए, किस किस से मिले, और फिर लोग खुद अखज़ करें कि अगर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस से मिल रहे हैं तो किस तरह की गुफ्तगू हुई होगी। अगर वो आर्मी चीफ होते हुए भी अमरीकी वजीर खारजा से मिल रहे हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, तो फिर उसकी अपनी अहमियत है। फिर वो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से जो कि सियासी उमूर के शोबे की हेड भी हैं, यानी विक्टोरिया नोलन से मिल रहे हैं, तो भी उस बात बिल्कुल वाज़ा होती है कि जाहिर है स्टेट डिपार्टमेंट का ये मैंडेट नहीं है कि अमेरिका के अंदर जो अंदरूनी सियासत है उस पे किसी से किसी किस्म की बात कर सके। जाहिर है जब वो सियासी उमूर के शोबे की सरबराह है तो उसका मकसद है दूसरे मुल्कों के सियासी उमूर के शोबे की सरबराह है। जब आप उनसे मिलते हैं उनसे बहुत तवील गुफ्तगू हुई, तो उसमें आपको बिल्कुल एक समझने वाली बात है कि क्या गुफ्तगू हुई होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि दोनों फरीक ये चाह रहे थे कि ऑप्टिक्स जाए, लोग खुद नताज अखज़ करने की कोशिश करें और हम ना कहें। जहाँ उन्होंने ज़रूरत महसूस की, जिन मौज़ूआत पे ज़रूरत महसूस की, वहाँ कन्वे किया। मसलन आर्मी चीफ ने ये महसूस किया कि उनको पाकिस्तानी कम्युनिटी की जो प्रोमिनेंट लोग हैं उससे एंगेज करना चाहिए। लेकिन किससे एंगेज करना चाहिए, वो उससे वाज़ा हो गया कि उनका जो अब मैं 3 दिन से मुसलसल लोगों से गुफ्तगू कर रहा हूँ और इस पे कि कौन लोग थे कम्युनिटी में, तो उस मीटिंग में, तो उसमें ऐसे लोगों की वाज़ा अक्सरियत नहीं, वाज़ा अक्सरियत थी, जिनसे एम्बेसी को ये उम्मीद थी कि ये कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। अब पाकिस्तान उस सूरत-ए-हाल में पहुँच गया है जहाँ पाकिस्तान इस बात की तवक्को नहीं करता कि कोई आपके यहाँ बिलियन, $2 बिलियन इन्वेस्ट कर देगा या 100-200 मिलियन भी कर देगा। अब तो पाकिस्तान की नौबत आ गई कि $9 मिलियन देने पे आप देखिए उनको अवार्ड दिया गया नस्ट को, तो 10 मिलियन, 20 मिलियन, 25 मिलियन, 50 मिलियन भी करते हैं। पाकिस्तानी छोटा-छोटा शुरू करें तो वो उससे एक बात चल निकलेगी। क्योंकि तकरीर में उन्होंने कहा आर्मी चीफ ने कि हमारी कोशिश ये है कि सन 2035 तक पाकिस्तान जो है दुनिया के 20 बड़ी इकोनॉमीज में शामिल हो जाए और सर 2045 तक 10 बड़ी इसमें शामिल हो जाए। यानी अब वो शामिल हो या ना हो उस पे तो बहस की जा सकती है, हो सकेगा या नहीं। मगर इनका जो था मैसेज वो यही था उस मीटिंग में कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, तो उस पे गुफ्तगू की। दूसरी जो मीटिंग थी उनकी सेंटकॉम में, जिसमें एक सब्सटेंशियल कुछ चीज़ें निकल सकती थी, तो उसमें जो आईएसपीआर की प्रेस रिलीज़ आई, उसमें जो सब्सटेंशियल बात उससे हो सकती थी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल थी, वो ये थी कि पाकिस्तानी अफसरों की यहाँ ट्रेनिंग में इज़ाफ़ा किया जाए, तादाद बढ़ाई जाए, कुछ पैसे बढ़ाए जाएँ, उस पे बातचीत हुई है, उस पे अंडरस्टैंडिंग भी हुई है। उसका इन्होंने ऐलान भी किया, ट्रेनिंग पे बातचीत हुई। रही बात ड्रोन की कि क्या पाकिस्तान को ड्रोन दिए जाएँगे कि जिनसे वो तालिबान का मुकाबला कर सके, उस पे कोई बयान नहीं आ सकता। उसकी वजह ये है कि पहले तो अमेरिकी इसको इतनी आसानी से वो डिसाइड नहीं करेंगे। उसमें उनका सबसे बड़ा कंसिडरेशन ये होगा किए जाएँ तो इस नौइयत के हों और इस तरह के हथियार से लैस हों कि
इंडिया के लिए किसी किस्म का खतरा ना बन सके, इंडिया उस पर एतराज ना करे। फिर वाशिंगटन के पेश नज़र ये बात भी होगी कि इस वक्त एक अजीब व गरीब, एक मज़ाहिया सूरत हाल हुई है अफगानिस्तान में कि 20 साल हमने तालिबान का साथ दिया, 20 साल हम इस उम्मीद पे साथ देते रहे कि कल अगर इंडिया से हमारा कोई फड्डा हुआ, कोई गड़बड़ हुई बात, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो उसमें तालिबान हमारे साथ खड़े होंगे। लेकिन पहले ही मौका, 1 साल के अंदर अंदर ये हुआ कि तालिबान इंडिया के साथ खड़े हैं। इस वक्त उनके ताल्लुकात इंडिया से बढ़ रहे हैं और इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि पाकिस्तान में, अफगानिस्तान के किसी भी तबके में पाकिस्तान की पजीराई नहीं है। तो अमेरिका कोई भी अगर उस तरह की इन्वॉल्वमेंट करेगा तो सोच समझ के करेगा। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि अमेरिका चाहेगा कि जो टीटीपी है और दूसरे जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके असर व रसूख में इजाफा ना हो, इसलिए कि जब उन अमरीकियों ने बार बार ये तजुर्बा किया है कि जब किसी भी खित्ते में जब मिलिटेंसी बढ़ती है वो अल्टीमेटली एंटी अमेरिकन हो जाती है। तो वो मिलिटेंसी में भी इजाफा नहीं चाहेंगे। तो अमरीकी आपकी मदद करना चाहते हैं, करेंगे भी, लेकिन बहुत सोच समझ के। इसलिए ये जो सारी विजिट थी ना, वो ऑप्टिक्स के बारे में थी और बहुत मोहताज रहते हुए चलने की थी, जिसमें इम्प्रेशन क्रिएट किया जाए कुछ कहे बगैर, अच्छा, इसलिए इतने रिलेक्टेंट थे। अनवर साहब, अभी बात मैं वाजिद के पास जा रहा हूँ, अनीस भाई का जो सवाल किया उसका जवाब देने। ये जो 2035 का जब उन्होंने जिक्र किया तो हमने देखा कि सोशल मीडिया पे एक सियासी जमात ने बातें करनी शुरू की, बल्कि कुछ और लोगों के भी वो आए कि जनाब हाफिज जो हमारे आर्मी चीफ हैं वो शायद 35 तक इस वक्त जो है रुकेंगे। तो आपको भी क्या यही बात महसूस हुई, या वो बात कर रहे थे कि हम 35 तक अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे या खड़े होने की कोशिश करेंगे? देखें, आर्मी चीफ 35 तक रुकेंगे या नहीं रुकेंगे वो तो कहना मुश्किल है और मुश्किल ही नजर आता है। लेकिन बहरहाल एक गुंजाइश तो है कि एक एक एक्सटेंशन सबको मिलती है और अब एक्सटेंशन 3 साल की होती है। तो इनके 2 साल ये रह गए हैं तो 3 साल और मिल गए तो 5 साल हो जाएंगे वैसे ही। लेकिन असल मसला नहीं है। जो तासुर वो देना चाह रहे थे वो भी बहुत अहम है। तासुर ये देना चाह रहे थे कि जो हम सिस्टम लेके आए, जो हाइब्रिड सिस्टम है पाकिस्तान में, जिसमें एक सिविलियन हुकूमत होती है लेकिन सारे अहम फैसले फौज लेती है, तो वो उन्होंने साफ किया कि पाकिस्तान को इस्तेहकाम की ज़रूरत है। इस्तेहकाम के बगैर माशी तरक्की नहीं होगी और इसलिए जो सिस्टम हम लाए हैं वो कम अज़ कम 2045 तक तो वही चलेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। ये नहीं होगा कि वो पूरा इक़्तिदार इमरान खान के या नवाज शरीफ के या ज़रदारी साहब के हवाले कर दें। फौज का ऐसा कोई इरादा नहीं। अच्छा, अनीस साहब ने एक सवाल किया था वाजिद साहब से, मेरा ख्याल सवाल यही था कि अफगानिस्तान में आप क्या देखते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान को? जी अनीस भाई, यही था आपका जी, सवाल ना? नहीं मतलब मैं स्पेसिफिकली जानना चाह रहा था कि ये इतलात थी कि पाकिस्तान को थोड़ा सा फ्री हैंड देने की बात हुई है कि आप अपने बॉर्डर्स को मज़ीद सिक्योर करें और हमसे जो कुछ बन पाया हम कर सकेंगे, चाहे वो सैटेलाइट मैं समझ रहा कवरेज हो हूँ, या मैं समझ रहा हूँ आप जो कह रहे हैं। वो एक थ्योरी ये चल रही है कि क्या पाकिस्तान, शायद पाकिस्तान एक अफगानिस्तान के अंदर एक सर्जिकल स्ट्राइक टाइप की कुछ चीज करना चाह रहा है ताकि वहां पर जो तालिबान, जो कि आप उनके आप उसमें नहीं हैं, तो जो सेंचुरीज वहां पे अफगानिस्तान में मौजूद हैं तो उसके ऊपर कोई अटैक कर सकते। वल्लाह आलम, मुझे नहीं पता, हो सकता है कोई ऐसा ही हो। और अगर कोई ये थ्योरी चल रही है और अगर ऐसा होता है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके रिप्रिकॉशन बहुत ज्यादा खौफनाक है। वो ये कि अभी तक से मुराद ये कि साल पहले तक आप यूएन के अंदर खड़े होकर ये कह रहे थे कि अफगानिस्तान के जो पैसे बनते हैं और तालिबान की जो वो बनते हैं, आप उनको वो पैसे भी दें और उनकी रिकग्नाइज भी करें। लेकिन 1 साल के अंदर आपकी सिचुएशन अब यहाँ पर आ गई है कि नाउ यू वांट टू हैव अ सर्जिकल सॉर्ट ऑफ एन ऑपरेशन। लेकिन वो भी इसलिए क्योंकि आपके ऊपर इस किस्म के अटैक्स हो रहे हैं जिसको आप अभी तक फिल्टर आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो जिन अटैक्स को आप फिल्टर आउट नहीं कर रहे हैं और अगर आप इस किस्म की कोई हरकत फरमाते हैं तो वहां से जो रिएक्शन आएगा वो किस किस्म का होगा कि आपकी वो जो क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी बनी हुई है जिसके अंदर के वेस्टर्न दुनिया में समझा जाता है कि आपका किसी किस्म का कोई इन्फ्लुएंस है, चाहे वो है या नहीं है, लेकिन अगर एक बना हुआ है तो वो जो अनलीश करेंगे आपके ऊपर, जितना वो सपोर्ट करेंगे जो कि ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आप बॉर्डर छोड़ दें कंट्री के अंदर जिस किस्म के उनके स्लीपिंग सेल्स, आई एम यूजिंग दैट टर्म वेरी लूजली,
लेकिन अगर कोई लोग वहां पर होंगे जो उनसे सिंपथाइज करते हैं, अगर उनसे नहीं करते हैं तो कम से कम टीटीपी से करते हैं, वो किस किस्म का कार्नेज लेके आएंगे। आई थिंक अगर कोई ऐसी थ्योरी चल रही है तो उन थ्योरी बनाने वालों को इसको कंसिडर करना चाहिए कि इसके रिप्रिकॉशंस क्या होंगे। ये तो मेरा हो गया, क्योंकि ओवरऑल अभी तक ये पता नहीं ये थ्योरी ही है। दूसरा, मैं अनवर भाई से की जो बात की थी, मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा, इस पे बात करना चाहूंगा। ये उन्होंने बात की ना कि हाँ, सिक्योरिटी लेवल मेल टू मेल जो बात चल रही होती है वो आमतौर पे ढकी छुपी रहती है, लेकिन आप ये देखें कि जब हमने पाकिस्तान साइड को अप्रोच करने की कोशिश की तो हमें बिल्कुल ब्लैकआउट कर दिया गया। लेकिन हमने जब जिन लोगों से ये लोग मिल रहे थे, जो अमेरिकन से मिल रहे थे, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो सेंटकॉम हो, चाहे वो स्टेट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो डिफेंस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एनएसए हो, कोई भी हो, जब भी हमने उनको अप्रोच किया, उन्होंने चाहे वन लाइनर भेजा, लेकिन भेजा जरूर, लेकिन तो एक भेजा, बिल्कुल दुरुस्त है। और वो यूनिफाइड था। वो सारा यही था कि जी एक बिल्कुल बिल्कुल रीजनल सिक्योरिटी, एक स्क्रिप्ट से पढ़ रहे थे। एक ही, हाँ वो स्क्रिप्ट है, वो पूरा है, लेकिन कम से कम एक्नॉलेज किया गया। मतलब मैंने आज सेंटकॉम को बिल्कुल। भेजा कि भाई आपके जनरल साहब से मीटिंग हुई, जो कि हम सबको पता था कि होगी, बिल्कुल। लेकिन हमें बिल्कुल ब्लैकआउट किया गया था। वहां पे हमने उनको, मतलब मुझे इन्होंने भी भेजा, मुझे पता है अनवर साहब ने भेजा, स्टेट डिपार्टमेंट को भेजा, हमने डिफेंस डिपार्टमेंट को भेजा, हमने सेंटकॉम को भेजा, हमने एनएसए को भेजा। एक लाइनर आया लेकिन जवाब आया, उसको एक्नॉलेज किया गया। मतलब मेरी जो आज की ईमेल जो कॉरेस्पॉन्डेंस वाजिद, मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा। ना सिर्फ जवाब आता है, मसलन मेरी मजबूरी, उन्हें पता है मैं न्यूज़पेपर के लिए काम करता हूं, तो मेरी एक डेडलाइन है, तो वो हमेशा वो पूछते हैं कि आपकी डेडलाइन क्या है, और हमेशा उस डेडलाइन के अंदर जवाब देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने डेडलाइन गुजरने के बाद जवाब दिया हो। और मैं अब ऑफ द रिकॉर्ड सॉर्ट ऑफ हमारी जिन लोगों से बात होती है, ऑफिशियल से, पाकिस्तानी साइड से ऑफिशियल से बात होती है, अब वो कह रहे हैं कि यार हमारी मजबूरी है, वी आर टाइड अप। भाई टाइड अप जनरल साहब यहाँ पर हैं, आप ये तो कहेंगे वो हैं, आप ये भी नहीं कहते हैं। नहीं, वो आता है अब नो अपडेट। मैंने जब किया तो लिखा हुआ आया नो अपडेट। This is insane, this is ridiculous, this is so 9th century if not 19th century, कि भाई अब सबको पता है, अगर आपको नहीं, अब आप हमको जवाब नहीं देंगे तो कोई तो जाएगा ना। तो जो अनवर साहब का जो हमारी उनसे बात होती है कि भाई फिर आपका जो एक पर्सपेक्टिव है कि भाई हमने ये बात उनसे की है, वो कहाँ जाएगी? लेकिन वाजिद, प्रेस रिलीज तो आती है, लेकिन वो पिंडी से आती है, आपने भी देखी होगी वो। हाँ, लेकिन वो 5 दिन के बाद आई ना। लेकिन इसका नुकसान देखें ना, इसका नुकसान ये हुआ कि मुख्तलिफ तरह की थ्योरीज, कंस्पिरेसीज जो हैं वो पाकिस्तान भर में फैल गई। कोई ये कह रहा है कि जी ये तो नवाज शरीफ के मोहर लग गई, अब ये तो प्राइम मिनिस्टर बने। कोई कह रहा है कि शायद इमरान खान को शायद कोई नरम गोशा, कोई कह रहे हैं कि कुछ इलेक्शन के बारे में है। तो मुख्तलिफ इतने सारे एंगल आ गए कि उसमें क्या ही अच्छा होता अगर एक सादा सा बिल्कुल डेली बेसिस पे प्रेस रिलीज शाया कर देते हैं। कोई हर्ज नहीं है कि चीफ साहब यहाँ पर हैं, जो कि सबको पता है, और आप उसको डिनाई कर रहे हैं, और वो जिनको मिल रहे हैं वो कह रहे हैं कि हाँ हमको मिले हैं, और फिर आप कह दें कि जी वो तो यहाँ पर है ही नहीं है, तो हमारे पास इतना खुफिया रखने की क्या जरूरत, उसको खुद ही मशकूक बनाया जाए। कोई ऐसी कोई चीज है। चलें थोड़ा सा आगे चलते हैं। अनवर इकबाल साहब, दो इस वॉर इस वक्त दुनिया में चल रही हैं, और कल हमने देखा कि 10 मुल्कों का इत्तेहाद एक दफा फिर बनने जा रहा है, और आगे वो क्या करना चाह रहे हैं, कैसे देखेंगे इस खबर को आप? दुनिया में ये जो खबर कल आई है, उसको किस तरीके से आप डिस्क्राइब किस चीज के लिए इत्तेहाद बना रहे हैं? कि ये जो रेड सी है उसको कंट्रोल करने के लिए, वो जो 10 कंट्रीज का वो जो हुआ है, कोलिशन हुआ है। वैसे ये कोलिशन कोई नई बात कर, आप अनवर साहब से अच्छा समझ गया। देखें, अब जो इस बार जो दुनिया में एक पैटर्न उभर के आया है, अब वो दुनिया यूनिपोलर बजाय नजर आती है, अब रही नहीं कि सिर्फ अमेरिका ही सारे फैसले करेगा। बाइपोलर भी नहीं कि दूसरी सुपर पावर भी कोई चाइना है नंबर 2, लेकिन वो इस तरह इतना मजबूत नहीं है कि वो किरदार अदा कर सके जो किसी जमाने में सोवियत यूनियन करता था। अब क्या हुई है, दुनिया में जहां जहां भी जो माशी तरक्की हुई है, जो स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बने हैं, वो रीजन की बुनियाद पे बने हैं। साउथ ईस्ट एशिया में देख लें, आसियान है, या लैटिन अमेरिका में, साउथ अमेरिका में देख लें,
अफ्रीकन कंट्रीज के देख लें, खुद हमारे यहाँ हमने सार्क बनाई थी, वो इंडिया की डोमिनेंस की वजह से नहीं चल पाई, लेकिन सूरत वही है। अब कोई सूरत नहीं है, अब कोई भी जो छोटे ममालिक हैं वो सिर्फ अपने आप पे तरक्की नहीं कर सकते, ना अपने आप पे बड़े इश्यूज में। आप देख लें इस वक्त जो गाजा का सारा सिलसिला हो रहा है, उसमें देखिए किस तरह हो रहा है, सारी दुनिया एक तरफ हो गई है, अमेरिका एक तरफ हो गया है, और अमेरिका में लोग कह रहे हैं, अमेरिका में राय आमद तब्दील हो रही है, और उसके असर आज नहीं तो 10 साल बाद नजर आएंगे। तो उसमें ये जमाना ही है रीजनल ग्रुपिंग्स का, उसके अलावा कोई सूरत नहीं है आपके लिए अपनी बात मनवाने की। अच्छा, वाजिद यहाँ पे मौजूद हैं। वाजिद, गजा और फ़लस्तीन के जो मामला चल रहा है, आपने उसको कवर भी किया है। 143 कंट्रीज का अभी मैं देख रहा था खबरों में कि उनका यह है कि सीज फायर होना चाहिए। वैसे तो सारी कंट्रीज का है, लेकिन बाकायदा 143 कंट्रीज ने रिक्वेस्ट की है कि इसको सीज फायर होना चाहिए। आपने गजा और फ़लस्तीन वॉर को कैसे ऑब्जर्व किया, कैसे देखा है? यार मेरा ही ख्याल है, और मेरा ख्याल है बहुत ये अनपॉपुलर किस्म का जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो होगी, बहुत अनपॉपुलर बात है, लेकिन इसमें जो लैंग्वेज और जो टर्म्स एम्प्लॉय की जाती हैं व्हाइल वी आर रिपोर्टिंग इट, दैट मैटर्स अ लॉट। और खास तौर पे जो प्रोफेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके लिए खास तौर पे मुश्किल हो गया है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के अंदर अब एआई जनरेटेड भी हो और अगर ना भी हो तब भी, तो वो एक वन साइडेड किस्म का एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड बन जाता है, जिसके बाद फिर वो भी कैरी ऑन करता है कि अब वो क्या कहते हैं उसके एक खास टर्म है कि उसके बाद एक वीडियो के बाद दूसरी वीडियो उसी तरह ही आती रहती है, तो यू फॉलो दैट, राइट। तो मतलब अब अंदाजा करें कि मैं इतना हो गया हूं कि मुझे अब टर्म्स भी इस किस्म की याद नहीं रहती एक तरह का हैं डोमिनो इफेक्ट होता है कि अब आप सिर्फ उसी को देखेंगे, उसके अगेंस्ट कुछ और नहीं देख सकते हैं। अगेन, हैविंग सेड दैट डज नॉट मीन कि जो गाजा के अंदर इस वक्त इसराइल कर रहा है वो ना सिर्फ कंडेमेबल कर रहा है, बल्कि इट शुड बी टेकन केयर ऑफ राइट अवे। अच्छा, अब उसके अंदर जो व्हाइट हाउस के अंदर और स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर जितनी मीटिंग्स कम से कम मैंने अटेंड की हैं, या बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स हुई हैं, या ये कि पब्लिकली वो कहते आ रहे हैं, वो मुसलसल ये कहते आ रहे हैं कि जी सीज फायर होना चाहिए। अब लैंग्वेज के एम्प्लॉय होती है, कहा यह जाता है पब्लिक में कि अमेरिका की आशीर्वाद की वजह से इजराइल ये कर रहा है। मेरा ये मानना है, और ये सिर्फ मेरा है और ये गलत भी हो सकता है, वो ये कि क्या अमेरिका का ही इतना इन्फ्लुएंस है कि वो इसराइल को कहीं ना कहीं जाकर रोक सकता है। तो जो कार्नेज अब तक हमने देखी है, जो प्रोग्राम हमने अभी तक देखा है, जिस किस्म की किलिंग हमने अभी तक देखी है, वो इससे कई गुना ज्यादा हो सकती थी, जिसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये देख रहा है कि जी अमेरिका के आशीर्वाद से हो रहा है। मैं ये समझता हूं, या जो मैंने जो चीजें अटेंड की हैं, जो मैंने पढ़ा है, या मैंने देखा, या मुझे बताया गया, या जो मैंने लोगों से पूछा है, उससे मुझे लगा कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, 7 अक्टूबर को अटैक हुआ हमास का, 8 अक्टूबर से अमेरिकन डिप्लोमेट्स वर ऑन द ग्राउंड, हिटिंग द रोड, ट्राइंग टू कि यार ये एस्केलेट ना हो जाए। अब तक वो क्या कामयाब हुए हैं अब तक कि ये फैल सकती थी पूरे मिडिल ईस्ट में, अभी तक नहीं फैल सकी है। इन्होंने 7 दिन का जो सीज फायर है वो करवा लिया था। अभी तक अमेरिका की कोशिश खुद ऑन पोडियम स्टेट डिपार्टमेंट की वाइट हाउस ये है कि सीज फायर होना चाहिए, नहीं हो सका। वो इजराइल की स्टबननेस है, जिद है, वो नहीं मान रहे हैं। लेकिन अगर वो अमेरिका के नहीं मान रहे हैं तो आप मुझे बताएं कि वो किसकी मानेगा? यूएन की नहीं मानी, G20, G8, OIC, ये वो आप मुझे कोई भी नाम दे दें, किसी की नहीं मान सकता। तो किसी की मानी तो वो सिर्फ अमेरिका था अभी तक, मैं जो मेरा नजरिया। तो अगर वो अब तक कामयाब हो सके हैं, और ये भी पोडियम पे ही कहा गया कि हमारे इख्तलाफात हैं लेकिन हम एक चीज को पुश कर रहे हैं। कुछ रेजोल्यूशंस ऐसी हैं जो यूएन के अंदर प्रेजेंट की गई थी, वो जनरल असेंबली में और सिक्योरिटी काउंसिल में, उसके अंदर लैंग्वेज के ऊपर डिबेट हो रही है कि आपने इसको किस तरह परसू करना है। बट व्हाट आई बिलीव इज कि टारगेट
फ्रॉम द यूएस इज कि यार ये सीज फायर किसी तरह करवा लिया जाए। अच्छा, जिस पार्टी के साथ आप बात कर रहे हैं वो पार्टी बजिद है, लेकिन उसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं चॉइस नहीं है। है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई और कंट्री नहीं है जो उसको फोर्स कर सके टू कम टू टर्म्स विद दिस, एंड बिल्कुल। दे हैव बीन हिटिंग वेरी स्ट्रांग। दैट्स व्हाट आई बिलीव, दैट्स व्हाट आई हैव कम टू नो, बट अब जी, आगे ये मैं सब अनवर भाई के पास जाने से पहले एक छोटा सा अनीस भाई के साथ सवाल कर लूंगा कि अनीस भाई, आप कनाडा में हैं, वहाँ पे आपने देखा प्रोटेस्ट पूरे दुनिया में हुए। आज जो वॉर है उसमें हमने देखा कि जो सोशल मीडिया पर आता है वो तो एक तरह से ये है कि जनाब हम जब भी रुकने की कोशिश करते हैं, हमास जो है हम पे अटैक कर देता है, सिविलियन के ऊपर अटैक कर देता है। उसका प्रूफ हो या नहीं हो, लेकिन हर मीडिया चैनल चलाता है, आप भी देखते होंगे और हम भी देखते हैं। क्या कहेंगे कि ये रुकेगा? ये जो देखिए, मीडिया पहली बात एक आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है। नहीं, पहली बात तो ये कि जो मैंने रिएक्शन देखा ना सड़कों पे और घरों में और ड्राइंग रूम्स में जो डिस्कशंस हो रही हैं, और ख़ास तौर पे यंगर जनरेशन पे जो इसके असरात हो रहे हैं, वो जो छोटे-छोटे क्लिप्स हमें दिखाई देते हैं, वो मतलब एक तरह की ब्रेन वॉशिंग का काम कर रहे हैं ड्यू टू दिस कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन। ये और वो जो तस्वीरें, जो विजुअल्स, मासूम बच्चे, तो हमें ये भी देखना होगा कि कहीं हम बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज़ ना हो जाएँ इस जंग में, और अपने बच्चों को कहीं इसको कहीं न कहीं में एक स्टॉप लगाना होगा। पहली बात तो मैंने बड़ा सीरियसली इस चीज़ को नोट किया है। अगर आप करीब में जाके ग्रैनुलर लेवल पे चेक करेंगे तो यू विल फ़ील द हीट कि यार ये कुछ हो रहा है। जो कनाडा है, कनाडा का स्टैंस काफ़ी अर्से तक तो यही रहा ट्रूडो साहब का कि जी अभी कोई बात नहीं करेंगे। तो रिसेंटली जो करारदाद की उसमें उन्होंने हक़ में वोट दिया। पहले तो एब्सटेन किया था, फिर उन्होंने हक़ में वोट दिया कि ठीक है जी, सीज़ फायर के हक़ में थे, तो बड़े हीरो से बन गए थोड़ी देर के लिए। लेकिन ज़ाहिर है वो स्मॉल पार्ट ऑफ द मशीनरी है। और जो बाबर रहमत है वो तो अमेरिका है ना। जब जैसे वाजिब भाई ने कहा ना, अगर वो उनकी बाबर रहमत की नहीं सुन रहे, तो बाकी लोगों की तो बस कारखाने में ही आवाज़ है। तो चलें, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। अनवर इकबाल साहब, आपकी क्या राय है इस पे? दोनों की राय से मैं मुत्तफिक हूँ। पहली बात तो यह है कि जिन्होंने बात की, बड़ी अहम बात की, रेडिकलाइजेशन की, कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती रही तो दुनिया में हर तरफ यूथ खास तौर पे बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज होंगे और उसके बहुत मनफी असरात पड़ेंगे सारी दुनिया पे, और उससे मिलिटेंसी और दहशतगर्दी में इजाफा होगा। ये इसके बारे में सबको सोचना चाहिए कि इसके लॉन्ग टर्म इस कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट क्या बनेगा। जो कुछ हुआ, जो अलकायदा बनी, जो अफगानिस्तान में हुआ, जो सारा कुछ हुआ, उसका लिंक कहीं न कहीं जाके जो मिडल ईस्ट की सूरत हाल है उससे मिलता है। और अगर इस तरह की इसमें अगर 20-25 हज़ार फ़लस्तीनी और मर जाते हैं, अगर 8 लाख 1.5 लाख फ़लस्तीनी इस तरह लोगों के आँखों के सामने, कैमरों के सामने मारे जाते हैं, तो उससे लोग किस तादाद में, किस बड़े पैमाने पे रेडिकल्स में इज़ाफ़ा होगा, ये समझने वाली बात है। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि आप उसको सीज़ फायर कर लें, उसको पॉज़ कर लें, उसको सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ कर लें। असल बात ये है कि इस मसले का एक ही हल है, वो है अमन। अमन हो, दोनों मिल के बैठें, एक तरफ फ़लस्तीनियों को और सारे अरबों को और मुसलमानों को ये समझने की ज़रूरत है कि इसराइल एक रियासत है अब, और ये कायम रहने के लिए बनी है, और उसको इसराइल को एज़ अ रियासत हम तस्लीम करें। और दूसरी तरफ इसराइल को ये समझने की ज़रूरत है कि फ़लस्तीनी वहाँ के रहने वाले हैं और दूसरी रियासत बनाने का उनके साथ वादा किया गया था। उनको एक रियासत बनाने दिया जाए, और फ़लस्तीन को भी उसी तरह पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का हक हासिल है जिस तरह इसराइल को है। दोनों मिलके पीसफुली 2 अलग-अलग रियासतें कोएग्जिस्ट करें, जिस तरह के बैनुल-अक़वामी बरादरी ने दोनों से वादा किया हुआ है। बिल्कुल। ये भी बहुत अनपॉपुलर व्यू है बाय द वे, और इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता। ये दिस इज ये इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड बाय द बिल्कुल, ये भी बात सही है आपकी कि अब ये व्यू भी इसको कोई अनपॉपुलर हो रहा है। कोई मानने को तैयार नहीं होगा, लेकिन ये ऐसा ही है जो अनवर भाई अनपॉपुलर है, बिल्कुल बिल्कुल। ये सही है। मैंने कुछ कॉमेडियंस देखे जो इंटरनेशनल कॉमेडियंस हैं, वो भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं और वो टीवी पे आके इस तरह की बात करते हैं। आखिरी क्वेश्चन, अमेरिका के अंदर अगले साल इलेक्शन होने जा रहे हैं और आपने भी स्पीचेस सुनी होंगी, मैंने भी काफ़ी जो इस वक्त सदर के लिए जो है मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर जो है इनके मुकाबले हो रहे हैं। तो अनवर साहब, थोड़ा सा बताएं कि आप अभी तक क्या देख रहे हैं, कोई ऐसा कैंडिडेट आपको लगता है जो आप कह सके कि हाँ ये आ सकता है इस वक्त?
हमारे ब्रुकफील्ड प्लाजा से मिल सकता है कोई कैंडिडेट ऐसा। पीटीआई के लिए नहीं बात कर रहे हो। नहीं अगले वो इलेक्शन समझ की बात आती है, अमेरिका वो के लैटर मोड में इलेक्शन की थी। आप अगले इलेक्शन नहीं, अभी तक तो कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं आया है, क्योंकि अब तक तो बाजार यही लगता है कि अगर ट्रंप को, सदर ट्रंप जो हैं साबिक सदर, उनको अगर इजाजत मिली पार्टिसिपेट करने की तो वो इलेक्शन जीत जाएंगे, क्योंकि इस वक्त सबसे पॉपुलर तो वही हैं। और जो सदर बाइडन है वो काफी अनपॉपुलर है, उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस से अमेरिका में अक्सरियत जो है नाखुश है। और दोनों पार्टियों में, ना रिपब्लिकन में ना डेमोक्रेट्स में, कोई तीसरा कैंडिडेट नहीं है उभर के आया है जो इन दोनों को रिप्लेस कर सके। तो अब तक तो बड़ी सिचुएशन वाज़ा नहीं है, लेकिन 2-4 महीनों में होगी। बाइडन की बाय द वे अनपॉपुलैरिटी के अंदर गाजा की जो वार चल रही है वो भाई एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि बिल्कुल यहाँ है, पे जो बिल्कुल जो माइनॉरिटीज कम्युनिटीज हैं, इसमें मुस्लिम और अदरवाइज जो हैं, इवन जूस भी की कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो बहुत खिलाफ हैं कि आप इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं जबकि इसराइल इस वक्त गाजा के अंदर बमबारी कर रहा है। तो वो भी एक लूजिंग फैक्टर है फॉर द डेमोक्रेट्स। लेकिन इस वक्त चूंकि डेमोक्रेट्स के लिए फिलहाल यही नजर आ रहा है कि बाइडेन ही लड़ेंगे। वी डोंट नो कि अगला चंद महीनों के अंदर किस तरह चीजें खुलेंगी, लेकिन उनका वो लूजिंग एंड पे इस वक्त इस फैक्टर की वजह से भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल सही कह जी रहे हैं। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जो है बस इसी बात पे इख्तिताम करते हैं। लेकिन एक बात जो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान एम्बेसी ने इस दौरे को किस तरीके से देखा और उनका बिहेवियर जो अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे उनके साथ कैसा रहा, ये सवाल उनके लिए छोड़े जा रहा हूँ कि आप एक दफ़ा फिर जो आपने किया है इस दौरे पे गौर कीजिएगा, डिस्कस कीजिएगा, क्योंकि जैसे अनीस साहब ने कहा कि अगर आप हमें सही खबर नहीं देंगे तो उसके बाद जो है हर शख्स जो है वो खबर निकालने के भाई लिए। मैं तो ये कहूंगा आसिम आपको रोक के, पाकिस्तान जी एम्बेसी के, भाई ये दौरा तो खत्म हो जाएगा, फिर आप डबल रोटी छोड़ के चपातियां और नान खाने हमारे पास ही आएंगे, तो इतने ताल्लुकात तो रखे ना हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल ये वाली बात। और आपको पता है मैं इसी ये तो आपने खबर दे दी है वैसे यार। ये खबर हो गई ये ब्रेकिंग कुछ न्यूज तो है। मजबूरियां रही होंगी, चले। हाँ नहीं, नहीं लेकिन एक चीज है, देखें, मैं ये समझता हूँ कि ये एम्बेसी की एक मजबूरी है और होती है, एक सरकारी लेवल पे होती है, लेकिन फिर आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इदारा टू इदारा भी कि भाई अब जब एक ऑफिशियल हु इज रिप्रेजेंटिंग द एन इंस्टीट्यूशन ऑफ अ कंट्री, वो जब यहाँ पर एक ऑफिशियल विजिट के ऊपर हैं, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाई आप ये समझे कि वो नहीं आए हैं। भाई ये कैसे हो सकता है? यू कैन से, आप जिस तरह हमारे यहाँ पास में होता रहा है कि भाई वो यहाँ जाएंगे, वो यहाँ गए थे, उनकी मुलाकात थी, उन्होंने ये कहा, बात खत्म हो गई। हमारे भी लेकिन हमारा लेकिन ये देखे ना कि आप लोगों ने 60 लोगों को, जैसे अनवर भाई ने अपनी वीडियो में कहा कि 110% लोग आए थे, तो उन्होंने कहा जी 110% कैसे हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा जी कुछ लोगों को सिंगल बुलाया गया था, वो अपनी बेगमात को भी लेके गए थे। ये अनवर भाई ने ब्रेकिंग न्यूज दी थी। तो आपने उनके सेल फोन ले लिए थे, आपको तस्वीर खींचने की इजाजत नहीं थी, आपको सवाल पूछने की इजाजत नहीं थी, तो आप इसी तरीके से एक ऑफ द रिकॉर्ड जर्नलिस्टों के साथ भी मीटिंग कर सकते थे। नहीं, मैं ये नहीं करना, आप ऑफ द रिकॉर्ड नहीं करनी, आप ऑन द रिकॉर्ड करें। आप सिर्फ ये कहें वो आए हैं, वो बैठे हैं, उन्होंने मुलाकात की है, वो 40 लोगों को 4 लोगों को मिले हैं, उन्होंने अपना मुद्दा ये रखा और उसके बाद फिर वो चले गए, बात खत्म हो गई। वो एक दिन यहाँ गए, पता लग गया, दूसरे दिन यहाँ गए, पता लग गया, तीसरे दिन यहाँ गए, पता लग गया। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी कि ऑन द कॉन्ट्री ऑफ दैट ये कहा जाए कि आप ये समझें कि वो तो यहाँ पे है ही नहीं है। भाई कैसे ना समझे ना, जब दूसरी साइड बता रही है कि जनाब उन्होंने ये बातें की हैं, लेकिन हमने उनसे वाजिद अब कोऑर्डिनेशन भी नहीं है, मतलब आप फोन कर रहे हैं, कोई फोन नहीं उठा रहा आपका, मतलब कम से मतलब वो भी है ना कि आप कम से कम बोल दें भाई एक दफा दो दफा। मैं एक इंस्टीट्यूशन और पॉलिसी लेवल में बात करूं कि एक हमारे पास एक बिल्डिंग है, उसके अंदर लोग हैं, वो लोग काम कर रहे हैं और उनके एक जॉब उनको असाइन की गई, तो एक एंटिटी यहाँ पर मौजूद हैं और वो पावरफुल हैं और वो वहां पर मीटिंग्स कर रहे हैं, तो आप उसको बता दें कि बस ठीक है कि वो यहाँ गए थे और उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट गए थे, उनको मिले थे। अब हमें कहीं और से खबर नहीं आई सिवाय ये कि जब हमने क्वेश्चन भेजा तो स्टेट डिपार्टमेंट से कि हाँ वो यहाँ पर आए थे, कहीं से पता नहीं लगा
मैंने सेंटकॉम को भेजा, सेंटकॉम ने कहा कि हाँ वो यहाँ पर आए थे। एक्नॉलेजमेंट भी अगर दूसरी तरफ से हो रही हो तो फिर आपका स्टैंड कहाँ पे रह जाता है? आप लोग को याद होगा, आप दोनों को राहिल शरीफ वहां का जाएंगे, वो वहां गए और वहां से आए, उन्होंने ये बात की, उन्होंने अपना यहाँ पर अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप तक पहुंचाया। ये मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें कोई इतनी बिल्कुल साइंस सही नहीं कह रहे है। हैं, सही कह रहे हैं। मेरा- खैर आप लोग को राहिल शरीफ का भी जो अनवर भाई इवेंट से था, एग्री करेंगे। आप लोग को राहिल शरीफ का दौरा भी याद होगा कि उसमें भी किस तरह होता था। खैर अनवर साहब, लास्ट कमेंट्स। नहीं, काफी सैर हासिल गुफ्तगू हुई है। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, एंजॉय करें, क्रिसमस के दिन करीब हैं, घर में खाना करें तो हमें भी बुलाएं। ठीक है, आप क्यों नहीं करते? ठीक है। तो हम- जी वाजिद, लास्ट मैं तो हमारे घर में आ जाइए, रेहान ने टर्की बनाई, आप आ जाएं, अच्छा, बच्चे- वेरी ये गुड। अपने मतलब बच्चों के साथ आ जाएं। कर लिया है कि हम इनके पास खाना खाने जा रहे हैं। जी हाँ, ठीक है। वाजिद आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं मैंने ये आ तो जाए, नहीं आ कहूंगा, जाए। अनवर भाई को ब्रुकफील्ड प्लाजा बहुत पसंद है, मैं क्या करूं, उन्होंने अब तो आना जाना भी छोड़ दिया ब्रुकफील्ड प्लाजा में। You are watching Capital TV Washington. Washington Night Show with Asim Siddiqui. जी नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। अनवर इकबाल साहब, वाजिद अली सैयद साहब और अनीस फारूकी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में आने के लिए और अपने जो तज्जिया है, ज़बरदस्त तज्जिया आप लोगों ने दिया है, स्पेशली पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से और आर्मी चीफ का विज़िट जो हुआ है अमेरिका के अंदर, उसके हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं। नाज़रीन, आपको प्रोग्राम पसंद आए तो शेयर कीजिएगा और कैपिटल टीवी वाशिंगटन को सब्सक्राइब कीजिएगा। आसिम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington.